हाय, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। ये पहला वीडियो है जिसमें मैं वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आगे और भी चीज़ें सुधर जाएं, क्वालिटी और इनक्रीज़ हो। एक्चुअल में वीडियो के माध्यम से पढ़ाने में एक नुकसान ये होता है कि टीचर और स्टूडेंट का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है, तो कुछ लॉस है, लेकिन उस लॉस को दूर करने के लिए कुछ उपाय भी हैं हमारे पास। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, और जब मैं नोट्स भी की पीडीएफ भी दूंगा तो उस ऐसा नहीं कि उसी पीडीएफ से पढ़ने लग गए। उस पीडीएफ को देख के खुद के नोट्स बनाना, और इस वीडियो को देखते टाइम अगर उस नोट्स में कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो इस वीडियो में से उसमें ऐड कर लें और अपने हिसाब से नोट्स बनाना। मैं जो एक ब्रीफ नोट दूंगा उसमें वो मेरे हिसाब के नोट होंगे, है ना। तो अपने हिसाब से बना लेना नोट्स, क्योंकि किसी भी स्टडी को इन्हेंस या डिक्रीज़ करने में नोट्स सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं। अगर प्रॉपर नोट्स होंगे तो लास्ट टाइम पे जाके एग्ज़ाम टाइम में पैनिक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉपर चीज़ें होंगी पढ़ने के लिए। सेकंड नंबर पे रिवीजन आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो तुम मुझे टेलीग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोशिश करना कि क्वेश्चन जब भी लगाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस तब भी करोगे, तो क्वेश्चन को बार बार 2-3 बार कम से कम करना। तो जो डाउट्स हैं वो आगे के क्वेश्चन करने पे पीछे के डाउट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, खुद से बनते हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हो रह जाते हैं तो मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ के नोट्स भी सेंड कर दूंगा। इस वीडियो में देखो हम पढ़ने वाले हैं क्या, थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है। अब थर्मोडायनेमिक्स नाम से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मूवमेंट होगा। तो इस चैप्टर में हीट या तो मैकेनिकल फंक्शन, मैकेनिकल वर्क डन, या फिर मैकेनिकल वर्क डन हीट में चेंज होते रहता है। ठीक है। अब ये जो पूरा फंक्शन है ये किसी ना किसी सिस्टम में तो होगा, है ना। मान लो कि किसी ना किसी सिस्टम में तो होगा। अब यहाँ पे सिस्टम भी होते हैं अपने पास 3 टाइप के सिस्टम हो जाएंगे। सुना ही होगा कभी ना कभी। पहला होता है ओपन सिस्टम, सेकेंड नंबर पे आता है क्लोज सिस्टम, थर्ड नंबर पे आता है अपना एडियाबेटिक सिस्टम। 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। अब इन सिस्टम की खास बात क्या है। इन सिस्टम की खास बात यह है कि ओपन सिस्टम से हम क्या, जैसे गर्म पानी से भरी हुई बाल्टी, उससे हम पदार्थ प्लस ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम से सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं, और एडियाबेटिक सिस्टम से ना ऊष्मा ना पदार्थ, किसी का भी आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो ये हो गई सिस्टम के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं इस सिस्टम की। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में किसी भी सिस्टम को अगर तुम्हें बताना है तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब वो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना। किसी भी सिस्टम को अगर बताना है तो उस सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए, है ना, किसी भी सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और उसका कंपोजिशन या कंपोनेंट बोल दो। इसको म्यू से, मोल या फिर एन से दर्शाते हैं। ठीक है। किसी भी सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इनके बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। अब किसी भी स्टेट में अगर मैं इन सारी चीज़ों में कोई भी चेंज कर रहा हूँ तो वो सेकेंड स्टेट में पहुँच जाएगी। मतलब स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकेंड बनाने के लिए, स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकेंड बनाने के लिए मैं किसी भी प्रोसेस से चेंज करूं उसको, कोई सी भी प्रोसेस मान लो, कोई सी भी हो, अभी अपने को नाम नहीं लेना है, किसी भी प्रोसेस से अगर मैं चेंज करूंगा तो जिस भी प्रोसेस से इसको चेंज करूंगा उस सारी प्रोसेस को हम एक साथ क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस।
थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक है, पहले तो ये उस चैप्टर का बेसिक सा है, ये उसके सिस्टम हो गए। किसी भी सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जिस भी प्रोसेस है, स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड में चेंज करने पे जिस भी प्रोसेस से चेंज करोगे उस प्रोसेस को, सारी प्रोसेस को हम एक साथ बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। अब किसी भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को चेंज करते टाइम हमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कोई सी भी प्रोसेस हो, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ होना चाहिए। वो 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है? सबसे पहले वर्क डन, सेकेंड नंबर पे उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, और उस सिस्टम को या तो एनर्जी दी जा रही है या एनर्जी ली जा रही है ना। तो एनर्जी सबसे लास्ट में आ जाएगा अपना क्या? हीट। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले क्या है अपने पास? वर्क डन, W से शो करते हैं। फिर उसकी इंटरनल एनर्जी को U से प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट में आ जाएगा अपने पास उसको हीट दी जा रही है या फिर हीट ली जा रही है, तो उसको अपन Q से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं सिस्टम की। कोई भी सिस्टम होगा तो उसके आसपास की सारी चीज़ों को हम एक साथ क्या बोल देते हैं? सराउंडिंग, क्योंकि उसको कोई ना कोई आसपास से घेर के तो रखेगा। मतलब मान लो कोई सिस्टम है जिस पे थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस हो रही है और उसके आसपास की सारी चीज़ें हमें क्या कहना है? उन्हें सराउंडिंग, परिवेश, इन्हें हम सराउंडिंग बोलेंगे। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यूनिवर्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, ब्रह्मांड के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर भी कुछ भी फंक्शन वगैरह हो रहा है वो सिस्टम, और उसके आसपास का सारा सराउंडिंग। मतलब 2 चीज़ों से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है, सिस्टम और सराउंडिंग, फिजिक्स के अंदर। अब थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ तो होनी चाहिए अपने पास। एक वर्क डन पता होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की, और उस सिस्टम को हीट दी जा रही है या फिर हीट ली जा रही है। तो हीट लेना देना किस किस के बीच होगा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। या तो सराउंडिंग से हीट दी जाएगी या हीट इसको प्रोड्यूस होगी, मुक्त होगी, गेन होगी या फिर रिलीज होगी। अब ये किसी भी स्टेट को बताने के लिए वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोनेंट उसका है। तो एक स्टेट से सेकेंड स्टेट में हम इसे कांस्टेंट मान के चेंज करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में हमारे पास कितने प्रोसेस होते हैं? अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट करता हूं तो इसको हम बोलेंगे सम आयतनिक। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है आइसोकोरिक। सेकेंड नंबर पे अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर रहा हूं, P बराबर कांस्टेंट है, तो इसको बोला जाता है समदाबीय, आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड नंबर पे अगर मैं इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट करके स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकेंड में ले जा रहा हूं, तो T बराबर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं अपन समतापीय, आइसोथर्मल। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है एडियाबेटिक वाला, क्योंकि इसमें Q जो बराबर हो जाती है क्या? 0। ना ऊष्मा ली जाती है सिस्टम से, ना ऊष्मा दी जाती है, ना सिस्टम को ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा का लेना देना नहीं होता है, इसलिए Q क्या हो जाता है? 0। इसको बोलते हैं अपन रुद्धोष्म। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एडियाबेटिक। ठीक है, ये एक पूरा बेसिक सा हुआ। इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है? हीट चेंज होती है मैकेनिकल वर्क डन में, या फिर मैकेनिकल वर्क डन हीट प्रोड्यूस करता है, ऐसा होता है। तो अब ये पूरी प्रोसेस किसी ना किसी सिस्टम में तो होगी। तो सिस्टम हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, ओपन, क्लोज और एडियाबेटिक। किसी भी सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिनको वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोनेंट बोलते हैं। अब इस स्टेट को सेकेंड स्टेट बनाने के लिए इन कंपोनेंट्स को चेंज करके या कैसे भी चेंज करेंगे किसी भी प्रोसेस से, तो उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में 3 फिजिकल क्वांटिटीज यूज में आती है, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी और हीट। ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए सिस्टम के पास, मतलब सिस्टम वर्क कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या है और उसको हीट दी जा रही है या ली जा रही है। तो स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकेंड में किसी प्रोसेस से चेंज करेंगे। अब ये सारी प्रोसेस हो सकती है, वॉल्यूम को कांस्टेंट करे, प्रेशर को कांस्टेंट करे, टेम्परेचर को कांस्टेंट करे और हीट को अपन
ना ट्रांसफ़र होने नहीं दे रहा है, ना सिस्टम से सराउंडिंग में ना सराउंडिंग से सिस्टम में। तो ये सारे फंक्शन हो गए, इनको ही बेसिक मान के कुछ अपन बाद में हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और कार्नो इंजन पढ़ेंगे, है ना। ये एक बेसिक सा होगा। अब इसके कुछ थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस में इंडिकेटर ग्राफ भी बनाया जाता है, वो अपन अब आगे देखते हैं। देखो आगे बात करते हैं हम, इसके अंदर और भी बेसिक चीज़ें यूज़ में आती हैं। किसी भी प्रोसेस को बताने के लिए हमें इसका इंडिकेटर ग्राफ के बारे में पता होना ही चाहिए, या वर्क डन निकालते हैं तो वो भी ग्राफ से ही निकालते हैं, मतलब ग्राफ के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक टाइप के इंडिकेटर ग्राफ का यूज़ किया जाता है और वो होता है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। इसे ही अपन इस चैप्टर में इंडिकेटर ग्राफ बोलेंगे। मतलब P को लेंगे अपन y एक्सिस पर, V को लेंगे अपन x एक्सिस पर, ठीक है। अब इस ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें रिलेट करना पड़ेगा तुम्हें। अगर कहीं पर भी इस तरीके का एक सीधी लाइन आ रही है, इसका मतलब कि वॉल्यूम के ऊपर सीधी लाइन, मतलब वॉल्यूम आगे अब नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। तो इस ग्राफ को बोलेंगे अपन वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट हो गया, इस कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ है ना। अगर ऐसी की ऐसी लाइन अगर प्रेशर वाले एरिया पे आ जाए, मतलब प्रेशर वाले एक्सिस पे आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्रेशर कांस्टेंट ग्राफ। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आगे इंक्रीज नहीं हो रहा, प्रेशर क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, लेकिन वॉल्यूम तो आगे बढ़ रहा है। अब ये बढ़ रहा है तो इस तरीके से इधर एक डायरेक्शन बनाई जाएगी, या फिर अगर घट रहा है तो इस तरीके से इधर एक डायरेक्शन बना के दी जाएगी। डायरेक्शन भी बना के दिया जाएगा, उसका भी एक अलग ही मतलब होता है। और उसके बाद एक सीधी लाइन है या फिर तो अलग टाइप की लाइन है, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो इस सीधी लाइन है मतलब वो चीज़ कांस्टेंट है, उसके अपोजिट वाली इंक्रीज हो रही है। अगर इस तरीके, बाकी अलग अलग टाइप के ग्राफ भी हो सकते हैं। इस तरीके का एक बॉक्स हो गया, इसको साइक्लिक ग्राफ बोलते हैं, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसमें भी इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना के दी जा सकती है। तो जैसे जैसे ग्राफ आगे अपन पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इसके सूचक आरेख भी अपने को, इंडिकेटर ग्राफ भी समझ में आने लग जाएंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ग्राफ पे ही आते हैं। फिर सेकंड बात करते हैं इसके साइन इंडिकेटर की, चिन्ह परिपाटी की। तो चिन्ह परिपाटी कैसे, किसी भी क्वेश्चन में जब भी कोई भी डाटा दिया जाएगा तो हमको पहले से ही अपने साइन यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। वो साइन हमें पहले से सीखने पड़ते हैं। जैसे कि हम किसी भी सिस्टम, जैसे मान लो सराउंडिंग हम है ना, ये हम हैं, और किसी भी सिस्टम में जहाँ पे जैसे गैस वगैरह है, गर्म पानी हो रहा है, किसी भी बाल्टी में गर्म पानी हो रहा है, वो एक सिस्टम है ना। तो गर्म पानी की, जो भी पानी की बाल्टी है वो गर्म है, हमने हीटर लगा दी और उसको गर्म कर रहे हैं, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट दे रहे हैं। तो अगर ऊष्मा दे रहे हो, ऊष्मा देने पर अपने को लेना रहता है प्लस क्यू। ये हमें पहले से ही डाटा, जब भी डाटा बोलेगा कि परिवेश से ऊष्मा दी जा रही है या फिर निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि देने पर ऊष्मा क्या करते हैं अपन, प्लस लेते हैं, और जब सिस्टम रिलीज करता है या मुक्त करता है तो उसको अपन लेते हैं माइनस। मतलब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि हीट प्रोड्यूस हो रही है या फिर हीट अब्जॉर्ब हो रही है। सेकेंड नंबर पे ये पहला हो गया अपने पास हीट का। फिर अब ये ऊष्मा दे रहे हो तो सिस्टम या तो खुद काम करेगा या फिर हमको भी उसके ऊपर काम करना पड़ सकता है। तो अगर सिस्टम खुद काम करे तो यहाँ पे इसके भी दो फंक्शन हो सकते हैं, मतलब दो साइन हो सकते हैं। अगर सिस्टम स्वयं काम करे तो उसको लेना है हमें प्लस W, लेकिन हमको काम करना पड़े, मतलब अस्वतः बोलते हैं इसको, हमको अगर काम करना पड़ेगा तो वर्क डन लेंगे हम माइनस। ऐसा क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सिस्टम खुद काम कर रहा है या सिस्टम पर काम किया जा रहा है, सिस्टम को ऊष्मा दी जा रही है या सिस्टम ऊष्मा मुक्त कर रहा है। ये सारी टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में यूज होंगी। अब यहाँ पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी होती है, तो इंटरनल एनर्जी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। यदि इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो हमें उसे प्लस लेना है, और अगर इंटरनल एनर्जी घटती है तो उसको हमको लेना है माइनस। ये सारे साइन सिग्नेचर यूज करने ही पड़े। ग्राफ भी पढ़ते आना चाहिए और उसके इंडिकेटर अपने को, चिन्ह जो भी साइन इंडिकेटर यूज होते हैं वो सारे यूज में आने चाहिए। ये क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी है, पहले से ही हमें पता होगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर हम इसकी 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पहले पढ़ेंगे। हाँ, 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे,
फिर इसके बाद सारे प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस पढ़ने के बाद इसके इंजन पढ़ेंगे, हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, लास्ट में अपना कार्नोट इंजन हो गया। तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क डन, सेकेंड नंबर पे इसकी इंटरनल एनर्जी और किसी भी सिस्टम सराउंडिंग के बीच ऊष्मा का लेना देना किस लेवल पे होता है। तो हमें 3 चीज़ पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क डन। वर्क को W से दर्शाते हैं और ये हमेशा निकाला जाता है चेंज वॉल्यूम पर, मतलब सिस्टम फर्स्ट से सिस्टम सेकंड तक वॉल्यूम चेंज होगा ही होगा। बाकी चीज़ें कांस्टेंट हो सकती हैं, ना भी हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो चेंज वॉल्यूम में तो होना ही चाहिए। मतलब मैंने पहले ही बताया है कि सिस्टम फर्स्ट से सिस्टम सेकंड में चेंज होने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, तो उन कोऑर्डिनेट्स में एक वॉल्यूम भी होता है जो चेंज होगा ही होगा। तो यहाँ पे V1 से V2 तक तो जाना है, मतलब वॉल्यूम तो चेंज होगा ही होगा, या V1 से V2 बढ़ेगा या घटेगा जैसे भी। सेकंड नंबर पे अपने पास आती है क्या, इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट में पढ़ना है, ये सेकंड पे पढ़ना है। तो इंटरनल एनर्जी U या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लेकिन U को निकाला जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। क्यों निकाला जाता है ये आगे पढ़ेंगे अपन, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। लास्ट में अपने पास थर्ड नंबर पे आता है इसकी ऊष्मा, हीट को निकाला जाता है। इसको जब भी अपन कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी को तो UV लिखेंगे। हीट को निकाला जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, तो ये इसको अपन Q पे लिखेंगे। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, चेंज वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, लास्ट में कांस्टेंट प्रेशर पर। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो तुम्हें अभी से पता होना चाहिए, इनका आगे यूज़ होगा। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, इसका वर्क डन। देखो हमारे पास पहली फिजिकल क्वांटिटी आती है वर्क डन। मतलब हमें तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है, वो सिर्फ सिस्टम की ही पढ़नी है। किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, पहला उसके द्वारा किया गया कार्य या उसके ऊपर किया गया कार्य, तो वही हमें सबसे पहले पढ़ना है। और किसी भी सिस्टम का वर्क डन समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है पिस्टन वाला सिलेंडर। मतलब ये एक यू शेप का मान लो सिलेंडर है, इसके ऊपर मैंने ये एक पिस्टन लगा दिया। अब पिस्टन को मैं अगर दबाऊंगा, ये जो रेड है ये गैस भरी हुई है, इस गैस के पास प्रेशर होगा और उसका एक वॉल्यूम भी होगा। हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को ही गैस का वॉल्यूम मानना पड़ता है, क्योंकि गैस का खुद का वॉल्यूम नहीं माना जाता है। तो अब इस गैस के पास खुद का प्रेशर भी है, खुद का वॉल्यूम भी है, और इस सिलेंडर पे मैंने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। अब अगर मैं इस पिस्टन को दबाता हूँ, नीचे प्रेस करता हूँ, तो जो गैस है वो क्या हो जाएगी, रेड्यूस होगी, और उसका वॉल्यूम रेड्यूस होने लगेगा, बहुत ज़्यादा घटने लगेगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, संपीड़न। तो अगर मैं इस पिस्टन को दबा रहा हूँ तो गैस में क्या होगा, संपीड़न, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे फिर से 2 स्टेट बनेंगी। स्टेट फर्स्ट वाला मैं वॉल्यूम 1 मान रहा हूँ, स्टेट सेकंड लाने पर कंप्रेस करके स्टेट सेकंड बनाऊंगा, तो V1 से जो V2 आएगा, V1 से V2 आएगा, तो इस दौरान V2 जो होगा वो कम होगा V1 से। सिंपल सी बात है कि प्रेस करने पे कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस करूंगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर मैंने कंप्रेस करा और छोड़ दिया, तो गैस खुद से एक प्रेशर डेवलप करेगी और उसके ऊपर फोर्स लगाएगी पिस्टन के ऊपर। पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा, मतलब गैस में अब क्या होने लगेगा, प्रसार होने लगेगा। ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये साइन बताता है कि प्रसार हो रहा है, एक्सपेंशन। मतलब एक्सपेंशन में क्या होगा, वही 2 स्टेट बनेंगी, वॉल्यूम फर्स्ट से वॉल्यूम सेकेंड। तो V1 से कहाँ जाना है, V2। अब इस दौरान V1 जो होगा वो कम होगा V2 से, मतलब V2 इस टाइम पे ज़्यादा होगा V1 से, मतलब सेकेंड स्टेट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब वर्क डन निकालते कैसे हैं, तो वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होती है। एक तो जब भी तुम्हें डाटा दिया जाएगा तो उस डाटा को डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूला भी बताऊंगा। फॉर्मूला बेस्ड हो सकता है या फिर ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो या तो डाटा बेस्ड होगा तो डाटा बेस्ड को तुम्हें फॉर्मूले में रख देना है, या फिर ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ग्राफ का तुम्हें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी 3 टाइप की होती है, या तो बॉक्स दे देगा, या फिर वो एक सर्कल दे देगा, या फिर एक त्रिभुज दे देगा, ट्राइंगल दे देगा। तो तीनों का क्षेत्रफल तुम्हें निकालते आना चाहिए एरिया वाइज। तो इसके बारे में अपन
पहले देखते हैं कि गैस के द्वारा कितना अप्लाई किया जाएगा फोर्स अप्लाई किया गया F बराबर P है। हमारे पास वर्क डन का अगर फॉर्मूले की बात करें तो अपना मैकेनिक्स में अपन पढ़ते हैं W बराबर F डॉट dx। इसी को यहाँ पे रखने के बाद फाइनल फॉर्मूला बनता है W बराबर P डेल V, या डेल V को मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस V1। ये फॉर्मूला बेस्ड है। हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है PV बराबर nRT। तो PV बराबर जब मैं P डेल V बराबर nR डेल T रखता हूँ तो इसको चेंज करके मैं W बराबर क्या रख सकता हूँ nR T2 माइनस T1। ज़्यादा यूज़ में ऊपर वाला फॉर्मूला आता है, नीचे वाला सिस्टम जो अपन प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें यूज़ में आता है। तो इस फॉर्मूले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी डाटा देगा तो फॉर्मूले का यूज़ ही करना है। अब इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि V2 माइनस V1 ही हमें वर्क डन बताएगा। तो किसी भी स्टेट में, स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड में जब जाओगे तो या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम घटेगा, मतलब V2 ज़्यादा होगा या V2 कम होगा। और अपने को पता है कि जब भी कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम घटेगा और जब भी एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकलेंगी हमारे पास। जब V1 ज़्यादा हो V2 से तो W क्या आएगा नेगेटिव, मतलब पहला वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन जब V2 ज़्यादा हो मतलब एक्सपेंशन हो तो W क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ये मैं डाटा बेस्ड बता रहा हूँ, क्वेश्चन में बोले गई चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि जब भी वो कार्य खुद करना और हमको उसके ऊपर कार्य करना वो साइन अलग होते हैं। ये वाले साइन निकलेंगे इसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा, या तो वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम घट रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है या फिर कंप्रेशन हो रहा है। अब हमेशा वर्क डन निकालते टाइम इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पे प्रेशर, इनकी यूनिट भी पता होना चाहिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है यूनिट कौन सी लें, तो मैं जो बता रहा हूँ हमेशा वही यूनिट यूज़ में करना। देखो सबसे पहला अपने पास P4 हो गया प्रेशर। प्रेशर की यूनिट हमेशा यूज़ करना है तुम्हें न्यूटन मीटर स्क्वायर, हमेशा। तो प्रेशर की यूनिट निकालनी है तुम्हें न्यूटन मीटर स्क्वायर में लेना है। अब एक अगर एटीएम दे दे तो एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेकंड नंबर पे हमारे पास V4 है वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर वो दे दे तो वॉल्यूम की यूनिट यूज़ करनी है तुम्हें हमेशा मीटर क्यूब में, ठीक है। अब अगर लीटर में दे दे तो लीटर को चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। तो एक लीटर बराबर होता है 10 की घात -3 मीटर क्यूब। थर्ड नंबर पे T टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमेशा यूज़ करना है तुम्हें केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में दे तो ये पता ही होगा 273, उसमें क्या करना है जोड़ के यूज़ करना है। फिर और अपने पास क्या है यहाँ पे N4 होता है मोल, तो मोल तो वैसे ही यूज़ करना है। R अपने पास होता है गैस कांस्टेंट, तो फोर्थ नंबर पे R, तो R की वैल्यू तुम्हें यूज़ करनी है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। ये सारी यूनिट, ये जो मैंने पहले बताई है न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब और यहाँ पे केल्विन, जूल प्रति मोल केल्विन, इन सभी का यूज़ करोगे तो यहाँ पे जो वर्क डन निकल के आएगा वो हमेशा निकल के आएगा जूल में, हमेशा जूल में निकलेगा। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें कार्य जो पूछा है, वर्क डन पूछा है, वो जूल में नहीं पूछते हुए किसमें पूछ ले, वो केल्विन में पूछ ले। तो केल्विन में तुम्हें कैलोरी में पूछ ले तो कैलोरी में चेंज करते आना चाहिए। एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 लेते हैं लगभग 4.2 जूल। तो इसको तुम्हें चेंज कर लेना है बाद में, जैसे ही क्वेश्चन में पूछे वैसे चेंज कर लेना है। जूल में पूछे जूल में बता देना, केल्विन में पूछे केल्विन में बता देना। तो ये पहला अपना कॉन्सेप्ट हुआ कि डाटा बेस कैसे निकालना है। तो डाटा देगा या तो प्रेशर का डाटा देगा या वॉल्यूम का डाटा देगा या फिर वर्क डन देते हुए तुमसे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन पे जितने टाइप की चीज़ें उसमें यूज़ में आ रही होता है उतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे वर्क डन पूछ सकता है, डाटा दे देगा, यूनिट तुम्हें यूज़ करनी है तो ये चेंज कर लेना, जिसमें भी तुम्हें निकाल, ज़्यादातर ये यूज़ करना है, मैं इसका ही तुम्हें ज़्यादा प्रायोरिटी बताऊंगा। तो W बराबर P V2 माइनस V1 है, तो या तो वर्क डन पूछ लेगा या फिर प्रेशर पूछ लेगा, वॉल्यूम में चेंज दे देगा, वर्क डन दे देगा, या फिर वॉल्यूम फर्स्ट दे देगा, वॉल्यूम सेकंड पूछ लेगा, प्रेशर दे देगा, वर्क डन दे देगा। ये सारे वेरिएशन हो सकते हैं। या फिर टेम्परेचर में
चेंज दे देगा, वर्क डन पूछ लेगा। यहाँ पे एन और आर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एन की वैल्यू भी चेंज कर सकता है वो अपने हिसाब से, लेकिन आर की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट ही होती है, 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। तो ये हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट हुआ वर्क डन निकालने का, अपने पास फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड में ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए। अब अगर मान लो उसने डाटा बेस ना देते हुए ग्राफ के फॉर्म में दे दिया, इंडिकेटर ग्राफ जो हमने देखे थे पीवी ग्राफ, तो उसमें कितने वेरिएशन बन सकते हैं ये अपन आगे देखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब जब डाटा बेस ना दे, जब ग्राफ इंडिकेटर ग्राफ देकर तुमसे पूछे कि कितना वर्क डन किया गया है, तो यहाँ पे कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो सबसे पहली पॉसिबिलिटी आती है जब वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट, और अपन ने फॉर्मूला पढ़े हैं कि W बराबर होता है अपने पास P V2 माइनस V1। अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा तो ही वर्क डन निकलेगा। तो मतलब V कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनेगा, मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में वीडियो के, जब इंडिकेटर ग्राफ पढ़ रहे थे अपन, कि जो भी चीज़ कांस्टेंट होगी उसके ऊपर एक सीधी लाइन आती है। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन आ गई, तो वॉल्यूम के ऊपर अगर सीधी लाइन है तो वॉल्यूम आगे अब बढ़ नहीं रहा है, वॉल्यूम क्या हो चुका है, कांस्टेंट। तो V बराबर क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट। और जब V2 बराबर माइनस V1 बराबर क्या हो जाए, 0, मतलब कि V1 बराबर क्या हो जाए, V2, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में वर्क डन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0। तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो, या तो वो डाटाबेस में भी वॉल्यूम सेम दे सकता है तो भी कार्य 0 निकलेगा, या फिर एक इंडिकेटर ग्राफ देगा तो उस वॉल्यूम का जो भी एक्सिस होगा उस पर एक सीधी लाइन है, मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो उस दौरान भी वर्क डन क्या निकलेगा, 0। अब सेकंड कंडीशन क्या आती है, सेकंड कंडीशन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इस तरफ, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो वो डायरेक्शन बना के देगा। वॉल्यूम बढ़ता है तो इस तरीके से इधर अपने को डायरेक्शन बना के बताएगा। तो इसके तुम्हें फिर कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे आ गया P, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसको इनिशियल स्टेट, और बढ़ रहा है तो इस साइड में डेफिनेटली अपना एंडिंग वाली पोजीशन आएगी, स्टेट सेकंड। तो स्टेट फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिलेंगे अपने को V1, और स्टेट सेकंड के कोऑर्डिनेट्स अपने को यहाँ पे मिलेंगे V2। इस सीधी लाइन जो भी वॉल्यूम के ऊपर आ रही है, वॉल्यूम वाले एक्सेस पर, उसके नीचे का जितना भी एरिया है वो सब कुछ क्या बताएगा अपने को, वर्क डन बताएगा। तो यहाँ पे एक आयत बनाया गया है, लंबाई गुणित चौड़ाई करके तुम ये लंबाई मान लो, ये चौड़ाई मान लो, V2 माइनस V1 क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई। तो इस कंडीशन में वॉल्यूम सेकंड क्या है, वॉल्यूम फर्स्ट से ज़्यादा है, तो जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है वर्क डन क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। पॉजिटिव के साथ साथ पीपी ग्राफ का क्षेत्रफल, जितना भी V एक्सिस पे एरिया ये ग्रीन दिख रहा है, उस एरिया का ग्राफ जो भी क्षेत्रफल दिख रहा है ग्रीन वाला, वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, वर्क डन। मतलब पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल यहाँ पे तुम्हें बताएगा क्या, कार्य। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाला जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन है, मान लो ग्राफ इस तरीके का दिया गया है, इस तरीके ग्राफ दे दिया उसने, ऐसा दिया गया है, सीधी लाइन खींच दी, तो इस कंडीशन में तुम्हें इस पूरे एरिया को नीचे ढकना पड़ेगा। अब इसका तो कोई क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते, इसलिए तुम्हें इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक आयत बना लो, एक त्रिभुज बना लो, और इन दोनों को जोड़ दो। इस तरीके से तुम क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे डायरेक्शन का भी खेल है, अगर इस तरफ डायरेक्शन दिया है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस साइड डायरेक्शन आ जाएगी आगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाए। मतलब अपना सेकंड आता है कि जब वॉल्यूम क्या हो जाए, डिक्रीज हो। तो डिक्रीज होगा तो इधर से वॉल्यूम इस तरफ आएगा, मतलब इनिशियल कंडीशन स्टेट यहाँ पे होगा और आखिरी वाला स्टेट ओरिजिन की तरफ होगा, ये वाला सेकेंड स्टेट होगा। इसको अपन V1 मानेंगे और इस वाले को अपन V2 मानेंगे। वापस से इसका जितना भी एरिया नीचे आएगा वो सारा का सारा वर्क डन बताएगा, और एरिया निकाला जाता है अलग अलग टाइप के डायग्राम का अलग अलग तरीके से। तो इस कंडीशन में V जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो V1 ज़्यादा है और V2 क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन निकलेगा W बराबर वो नेगेटिव निकलेगा, और वापस से W बराबर PV ग्राफ का क्षेत्रफल, वही की वही प्रोसेस है, बस
अंतर इतना है कि इस कंडीशन में वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, और इस कंडीशन में वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉजिटिव आएगा वर्क डन, और जब भी वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। निकालते कैसे हैं, पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइप के डायग्राम दिए जाएंगे, एक सर्कल दे देगा, एक ट्राइंगल दे देगा और एक अपने पास आयत दे देगा। तो इसका अलग अलग का अलग अलग निकालना है। अब लास्ट वाला आता है अपने पास जब चक्री ग्राफ दे दे, तो इस चक्री वाले का कैसे निकालना है, देखो इस एक्सिस पे अपन ले रहे हैं वॉल्यूम, इस एक्सिस पे अपन ले रहे हैं प्रेशर। चक्री कैसे दे देगा, एक आयत इस तरीके से मान लो बना के दे दिया, ना इसकी शुरुआत पता है और ना ही इसका एंडिंग पॉइंट पता है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो तुम्हें इसके नीचे के एक्सिस का नहीं निकालना है, जितना भी बॉक्स के अंदर बंद हो रहा है, जितना भी बॉक्स के अंदर बंद हो रहा है सिर्फ उसी का क्षेत्रफल निकाल लो। उसी के क्षेत्रफल को हम बोलेंगे वर्क डन। तो यहाँ पे W बराबर बंद ग्राफ का क्षेत्रफल, बंद ग्राफ का क्षेत्रफल। अब इसमें साइन कैसे यूज करना है, यहाँ पे तो हमने साइन यूज कर ली कि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे अपना नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें साइन यूज करना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब इधर बना के देगा, ऐसे बना के देगा। अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्लॉकवाइज का तुम्हें लेना है क्या, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज का वर्क डन निकालना है पॉजिटिव। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, इधर डायरेक्शन में बना के दे रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है और ये वाला है अपने पास एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज का तुम्हें लेना है नेगेटिव। ये इसके साइन यूज हो गए, ठीक है। मतलब पहले अपन ने देखे कि डाटाबेस कैसे दे रहा है, तो डाटाबेस का कैसे निकालना है, डायरेक्ट डाटा जो भी दिया है उसमें रखना है फॉर्मूले में। यूनिट का ध्यान रखते हुए रखना है। 2 फॉर्मूले बने थे, PV2 - V1 और सेकंड बना था NR T2 - T1। अगर ग्राफ दे दे, है ना, जब फॉर्मूले डाटाबेस ना दे, डायरेक्ट ग्राफ बना के दे दे, तो 4 कंडीशंस बन रही है, एक वॉल्यूम कांस्टेंट, एक वॉल्यूम इंक्रीज, एक डिक्रीज और एक वाला साइक्लिक वाला। तो इन सारों का इस तरीके से तुम्हें निकालते आना चाहिए। ये अपनी पहली फिजिकल क्वांटिटीज़ खत्म हुई, है ना, NCERT में इतना ही दिया गया है। तो ये अपनी पहली फिजिकल क्वांटिटी बहुत ईजी है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन अगर कराने गया तो बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत बड़ी बनेगी। तो कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करो। जिस भी बुक में लगा रहे हो उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं देखा जाता है। सॉल्यूशन खुद से ही आना चाहिए, पहली बार में तो बनता ही नहीं है ना, किसी से नहीं बनता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे बार बार, तब जाके बनेगा। तो ये अपना पहली फिजिकल क्वांटिटी खत्म हुई, कौन सी, वर्क डन। अब अपन सेकेंड पढ़ेंगे क्या, इंटरनल एनर्जी। जो अगली फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है वो होती है इसकी इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम का वर्क डन देख लिया हमने, अब किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो किसी भी इस सिस्टम की बात ना करें, किसी और जगह की बात करें, तो हमेशा टोटल एनर्जी 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जब भी टोटल एनर्जी की बात की जाती है तो उसके अंदर 2 होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। फिर अगर अपन गैस के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पे देखो मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं और ये मैंने क्लोज सिस्टम लिए हैं। क्लोज सिस्टम मतलब कि इसका वॉल्यूम क्या हो गया है, कांस्टेंट, मतलब ये पैक हैं, इनका वॉल्यूम अब चेंज नहीं होगा और जो भी बॉक्स का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों लेते हैं अभी समझ में आएगा। एक UK फॉर काइनेटिक एनर्जी, UP फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो गैस के पार्टिकल हमेशा कुछ ना कुछ वेग से, वेलोसिटी से गति करते रहते हैं और एक दूसरे को रिपल भी करते रहते हैं, लेकिन अट्रैक्ट कभी नहीं करते हैं। तो जब भी रिपल करेंगे मतलब ये हमेशा गतिशील होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है, कभी देखा नहीं होगा कि किसी भी गुब्बारे में हवा भरे और थोड़ी देर बाद देखे तो उसकी पूरी हवा निकल गई, सेटल डाउन हो गई। तो जो गैस के पार्टिकल हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अंतर आणविक बल क्या होता है, अंतर अणुक बल 0 होता है। तो अंतर अणुक बल 0 हो गया मतलब वो स्टेबल तो होंगे नहीं। अगर स्टेबल नहीं होंगे तो गैस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। मतलब गैस के अंदर कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। बची फिर सेकंड अपने पास क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो कोई भी पार्टिकल है अगर चल के जा रहा है
तो हमें एक फिक्स बॉर्डर तक जाने देना है ना उसको। ऐसा तो नहीं अगर वॉल्यूम कंटिन्यूस चेंज होते जा रहा है तो वो तो आगे भी निकल जाएगा, पीछे भी रुक जाएगा। इसलिए वॉल्यूम हमेशा क्या लेना है, तुम्हें कांस्टेंट लेना है। आगे गया, टकरा के वापस आ गया, हमें टकरा के वापस आने में दूरी फिक्स पता चल जाए, इसलिए वॉल्यूम क्या लेते हैं हमेशा कांस्टेंट। मतलब इंटरनल एनर्जी निकालते टाइम वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है। अब यू के हमेशा गति करते रहते हैं और ये किसी ना किसी टेम्परेचर पर निकलती है और ये निकलती है F/2 RT। एक एवरेज देखा जाए तो ये होती है। अब यहाँ पे F क्या है, F है स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। ये अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होती है, मोनोएटॉमिक के लिए अलग होती है, डाइएटॉमिक के लिए अलग होती है, पॉलीएटॉमिक के लिए अलग अलग। F हो गया। R यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या है, ये गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314। T फॉर टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर लेना है हमेशा किसमें, केल्विन में। तो केल्विन में लेना है तुम्हें। आगे अपन बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे टोटल जो भी अब एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी को अपन 0 है इसलिए हटा देते हैं। ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं करना है ना। यहाँ पे यूज़ क्या करना है, देखो ये हमेशा गैस के लिए जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है V फॉर वॉल्यूम कांस्टेंट मानकर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक विशिष्ट गैस नियतांक होता है, किसी भी गैस के लिए विशिष्ट गैस नियतांक कांस्टेंट होता है, वो होता है Cv। तो यहाँ पे अब जब भी मैं U लिखूंगा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और वो टोटल एनर्जी भी है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, U जब भी नॉर्मल एवरेज मानी जाती है तो वो कितनी निकलती है, F/2 RT। लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रही है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। U समानुपाती है T, मतलब हमेशा पहले तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालना है अपने को, सेकंड ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब अगर मैं स्टेट में चेंज कर रहा हूँ टेम्परेचर, तो स्टेट फर्स्ट का टेम्परेचर T1 है, स्टेट सेकंड का टेम्परेचर कितना कर दूँ मैं, T2 कर दूँ। तो T1 से T2 तक इसकी इंटरनल एनर्जी तो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। तो इंटरनल एनर्जी की चेंज होती है तो उसको अपन निकालते हैं हमेशा किस पे, विशिष्ट ऊष्मा पर। फिर इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे T1 से T2 स्टेट सेकंड चेंज हुई तो डेल U बराबर लिखा जाता है mCv डेल T, या फिर लिखा जाता है nCv डेल T। यहाँ पे n बराबर है मोल की संख्या और m बराबर है उस सिस्टम का द्रव्यमान, है ना। जितना भी उसका वेट होगा उसको m लिखेंगे। ज़्यादातर यूज़ किया जाता है nCv डेल T का या फिर μCv डेल T का, मोल का यूज़ किया था। तो डेल U बराबर हो जाएगा अपने पास nCv डेल T। यहाँ पे Cv क्या है, विशिष्ट गैस नियतांक है, विशिष्ट गैस नियतांक वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। यहाँ पे Cv बराबर कितना होता है, अगर इसको अपन कंपैरिजन करें इस nCv डेल T को इससे, तो यहाँ पे F/2 R निकल के आता है। मतलब Cv बराबर कितना होता है, F/2 R। तो हम बोल सकते हैं Cv बराबर F/2 R, और F की वैल्यू अलग अलग होती है जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। Cv बराबर F/2 R, इसका यूज़ भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं F/2 nRT। तो डेल U बराबर एक और फॉर्मूला बनेगा अपने पास F/2 nRT डेल T। अब एक और बात यहाँ पे अपने को फिक्स करनी पड़ेगी कि T1 से T2 तक जाने में ऐसा नहीं है कि 1 केल्विन 2 केल्विन 3 केल्विन ऐसे चेंज हुआ है। जैसे कि 10 केल्विन से 20 केल्विन हुआ तो हमें एक साथ ही चेंज करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप नहीं जाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप नहीं होती, ये किस पे डिपेंड करती है, अवस्था पर। अवस्था पर निर्भर करती है, अवस्था पर निर्भर करती है, इसलिए अपन डेल U लिखते हैं, है ना। सिर्फ U नहीं लिख रहा हूं मैं, तो डेल U को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे U2 माइनस U1 या फिर U फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही करनी है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फाइनल वाली क्या निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी। मतलब फाइनल वाली ज़्यादा निकली तो डेल U बराबर क्या होगा, इंक्रीजिंग। या फिर फाइनल वाली कम निकली, टेम्परेचर घटा रहे हो, तो डेल U बराबर क्या होगा, डिक्रीज। या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या इंटरनल एनर्जी घटेगी। तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को निकालने के लिए ये सारे फॉर्मूले बेस्ड यूज़ किए जाते हैं। अगर डाटा दे दे टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर ही चेंज करेगा।
टेम्परेचर के अलावा ये डिपेंड भी नहीं करती, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो हमेशा डिपेंड करती है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के समानुपाती होती है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर में अंतर बढ़ाते जाएगा इंटरनल एनर्जी बढ़ते ही जाती है, क्योंकि इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अगर नॉर्मल एवरेज पूछे, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, या फिर टेम्परेचर चेंज करके पूछे तो कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा उसको तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, NCB डेल्टी। CB की वैल्यू अपन आगे जाके देखेंगे, F/2R होती है, तो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होती है, अभी आगे अपन देखते हैं। लास्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है, किसी भी सिस्टम को हीट या तो दी जाएगी या उस सिस्टम से हीट रिलीज होगी, है ना। तो अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू बताऊं तो ये अपने पास कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है और उसके आसपास की कोई भी सराउंडिंग है, परिवेश है ना, सराउंडिंग आसपास की। तो अब अगर ये सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है या हीट गेन कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा हमको हीट देनी पड़ती है ना, ज़्यादातर हीट देनी पड़ती है। तो हीट जब देंगे तो प्लस क्यू लेंगे, जब ये सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो माइनस क्यू। जैसे गर्म पानी की बाल्टी, ठंडा पानी है, उसको हमको हीट पहले देना पड़ता है, हीटर लगा है उसको गर्म करे, हीट देते जा रहे हैं तो पॉजिटिव आ गया। बाद में जब गर्म पानी उष्मा देगा, वाष्प देगा, तो उस वाष्प के रूप में हीट रिलीज होगी, इसलिए उसको अपन माइनस लेंगे। क्वेश्चन में जैसा बोले उस तरीके से यूज़ करना है तुम्हें इनके साइन। मतलब सराउंडिंग से सिस्टम को अगर हीट दी जा रही है तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है सराउंडिंग में तो माइनस क्यू लेना है। अब ये जो बात करते हैं अपन हीट की, ये हमेशा निकाला जाता है कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, मतलब इसको अपन को निकालना रहता है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर कैसे, इसको अपन बात करेंगे आइसोबारिक वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पर निकाली जाती है, कांस्टेंट प्रेशर पर निकाली जाएगी तो इसका फॉर्मूला बनेगा QP बराबर NCP डेल्टी, ये बनता है। इंटरनल एनर्जी निकली थी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वर्क डन निकला था वॉल्यूम चेंज पर, अपनी जो हीट जो निकलेगी वो हमेशा निकलेगी कांस्टेंट प्रेशर पर। यहाँ पे CP अगेन क्या है, CP बराबर होता है क्या, वही अपना स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट है तो इसका अपन ने यूज़ करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। ये एक छोटा सा है, हीट देना लेना यही है और ये फॉर्मूला है मेनली, इसके अलावा इसमें थर्ड फिजिकल क्वांटिटी में कुछ है भी नहीं। अब ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमने पढ़ लिए, है ना, इनके बारे में डिटेल से पढ़ लिए। पहला वर्क डन था, वर्क डन में क्या करते हैं, या तो डाटा बेस दिया जाएगा तो उसको फॉर्मूले से निकालना है, या फिर ग्राफ देगा तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। इंटरनल एनर्जी में दो ही फॉर्मूले बने थे, एक एवरेज वाला क्या हो जाएगा F/2 nRT, या फिर वो चेंज वाला देगा तो NCB डेल्टी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में भी एक ही फॉर्मूला बना है NCP डेल्टी। अब इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी छोड़ें, इनको ख़त्म कर दें, है ना। तो इनके सेपरेटली थर्मोडायनेमिक्स में कुछ लॉ दिए गए, है ना, नियम दिए गए, 3 नियम दिए गए। 3 नियम कौन कौन से दिए गए, सबसे पहला नियम दिया गया था फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकंड नंबर पे आया सेकंड लॉ, लेकिन थर्ड नंबर पर एक और नियम दिया गया जीरोथ लॉ, शून्य नियम। लेकिन शून्य नियम यहाँ पे स्टैंड करता है, जीरोथ लॉ। थर्ड नंबर इसको इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जो शून्य नियम है वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को कनेक्ट करता है, मतलब इन दोनों के पहले स्टैंड करता है। ये डिसाइड करता है इंटरनल एनर्जी या किसी भी सिस्टम को, थर्ड सिस्टम को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं हम फर्स्ट 2 सिस्टम से। तो इसको अपन सबसे पहले स्टैंड करते हैं, मतलब तीसरे नंबर पे खोजा गया था जीरो लॉ, लेकिन वो आगे स्टैंड करता है इन दोनों के। तो हम पहले नियम की बात करेंगे, फिर उसके बाद अपन प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस हमारे पास 4 थे, ठीक है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो जीरो लॉ क्या बोलता है, जीरो लॉ के हिसाब से इक्विलिब्रियम डिसाइड करता है ना। किसी भी सिस्टम में इक्विलिब्रियम क्या होता है, मान लो कि ये ABC 3 सिस्टम है हमारे पास, क्लोज है, ओपन है, इससे कोई मतलब नहीं है। इनका टेम्परेचर दिया गया है TA, TB और TC। मान लो A और B जो सिस्टम है उनका टेम्परेचर क्या है, बराबर है, TA और TB दोनों का टेम्परेचर बराबर है, मतलब ये क्या हो गए, दोनों इक्विलिब्रियम पे हो गए, मतलब इनसे हीट अब आना जाना बंद है। दोनों की इंटरनल एनर्जी बराबर करो, इंटरनल एनर्जी अगर बराबर हो गई
तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर हीट ट्रांसफ़र होती है ना। ये अब पहले भी पढ़ाया है मैंने, क्लास में भी पढ़ाया है ऑफलाइन जब क्लास लगती थी, कि हीट जब भी ट्रांसफ़र होगी वो हाई टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बराबर हो गए तो उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हो गए, सामने पे हो गए, इन दोनों के बीच भी कोई अब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर टी ए और टी बी के टेम्परेचर बराबर हैं तो ए और बी क्या हो गए, इक्विलिब्रियम में। अगर टी बी और टी सी के टेम्परेचर बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे, मतलब इनकी इंटरनल एनर्जी बराबर हो गई, तो इनके हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर वाली सवाल ही नहीं करते। तो दोनों ये टेम्परेचर बराबर, ये दोनों टेम्परेचर बराबर, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों से, इन दोनों में और इन दोनों में टी ए बराबर टी बी और टी बी बराबर टी सी, तो यहाँ पे टी ए और टी सी भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब टी ए बराबर क्या हो जाएगा, टी सी हो जाएगा। ये बोलता है जीरो लो, कि इनके अगर दो अलग अलग तीन सिस्टम इस तरीके से दिए गए हैं तो ये सिस्टम बनता है, ये जीरो लो बोलता है, कोई ज़्यादा बड़ा भारी लो नहीं है ना। जीरो लो इक्विलिब्रियम डिसाइड करता है इस तरीके से, अगर दो तीन सिस्टम हैं तो दो अगर आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं तो पहला और तीसरा आपस में क्या हो जाएगा, कनेक्ट कर जाएगा। ये जीरो लो हो गया। फिर इसके बाद आया था अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ ही है। जीरो लॉ तो इतना कोई खास है भी नहीं, तो मैंने नोट्स में नहीं लिखा हो तो तुम ऐड कर लेना अपने नोट्स बनाते टाइम। आगे बात करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो लॉ की बात भी कर ली है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हमने तीन फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं अभी तक, है ना। तीन फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी थी, एक वर्क डन था, एक हीट ट्रांसफ़र था और अपना इंटरनल एनर्जी था। इन तीनों को जॉइंट करता है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है Q बराबर होता है W प्लस डेल U। मतलब इसको अगर थ्योरेटिकली पढ़ा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हीट दी जाती है या मुक्त होती है, रिलीज होती है, वो दो चीज़ों में रिलेट करती है। फर्स्ट, उस सिस्टम का वर्क डन, सिस्टम काम करेगा या हमें काम करना पड़ेगा, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हम जो भी हीट देंगे वो वर्क डन में यूज़ होगा या उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा घटाएगा, जो भी होगा, है ना। इसको अलग अलग प्रोसेस से अपन अलग अलग तरीके से देखते हैं। फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो भी हीट तुम दोगे वो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में यूज़ होता है। अब अपन ने तीनों को अलग अलग तरीके से निकाल भी लिए हैं, है ना। वर्क डन को कैसे निकालते हैं, W बराबर P डेल V, V2 माइनस V1। सेकेंड अपने पास इंटरनल एनर्जी है डेल U बराबर म्यू लिखते हैं या NCV डेल T। इसको V कांस्टेंट पे निकालते हैं, इसको V चेंज पर निकालते हैं। थर्ड अपना Q बराबर NCP डेल T। अगर मैं तीनों की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, है ना, तीनों की वैल्यू अगर इसमें पुट करूँ तो अपने पास क्या बनेगा, इसको अपन QP बराबर W प्लस डेल UV लिख रहा हूँ मैं। QP बराबर आ जाएगा अपना NCP डेल T बराबर P डेल V प्लस में क्या आ जाएगा अपना NCV डेल T। अब अपन ने ये भी पढ़े थे कि अपन इसको थोड़ा सा डिफरेंट भी लिख सकते हैं, PV बराबर NRT से NR डेल T भी करके लिख सकते हैं। तो मैं बस यहीं पे थोड़ा सा चेंज करके इसको क्या लिख देता हूँ, NR डेल T। तो ये हो जाएगा NCP डेल T बराबर NR डेल T प्लस में NCV डेल T। डेल T और डेल T N मॉल जो भी होंगे वो भी कट जाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा अपना CP बराबर CV को आगे लिख रहा हूँ और प्लस में क्या आ जाएगा R। इसको बोला जाता है मेयर कांस्टेंट समीकरण, मेयर समीकरण, हाँ, इसको बोला जाता है मेयर की समीकरण। मेयर एक साइंटिस्ट था जिसने ये समीकरण दिया था। यहाँ पे अपने पास दो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हैं, एक है अपने पास एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक है अपने पास कांस्टेंट प्रेशर पर। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, मतलब गैस कांस्टेंट इन दोनों को रिलेट करता है और Cp हमेशा ज़्यादा होता है Cv से प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर हमेशा ज़्यादा माना निकलता है, ये इसी समीकरण से निकल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पर Cp ज़्यादा होता है Cv से। अब इनकी अलग अलग वैल्यू भी है। अपन ने Cp की वैल्यू पढ़े थे, Cv की वैल्यू पढ़े थे
डिग्री ऑफ फ्रीडम में F/2R, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग अपने पास Cp भी निकल जाएगा कि Cb बराबर अगर ये होता है तो Cp बराबर क्या हो जाएगा, उसमें R ही जोड़ना है, तो Cp बराबर होता है Cb, तो Cb की वैल्यू रख दूंगा मैं F/2R + R, ये निकल गया Cb। अब एक चीज़ और होती है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, ये दोनों क्या है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, तो यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा, हीट कांस्टेंट निकलता है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, उसको बोलते हैं गामा। तो यहाँ पे गामा बराबर हो जाएगा Cp/Cv, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट आता है गामा, जिसकी कोई बीमा नहीं होती, कुछ भी मात्रक वगैरह भी नहीं होता है। अब इसी के रिगार्डिंग Cv और Cp के दो फॉर्मूले और बनते हैं। Cv बराबर बनता है गामा R बटे में 1 माइनस गामा, और Cb बराबर बनता है R बटे में 1 माइनस गामा, और Cp बराबर होता है गामा, क्योंकि यहाँ पे गामा का इंटू हो जाएगा, तो गामा R बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा। ये दो फॉर्मूले और बनते हैं। अब यहाँ पे गामा की वैल्यू अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होती है, मोनो एटॉमिक के लिए अलग होती है, डाई एटॉमिक के लिए अलग होती है, पॉली एटॉमिक के लिए अलग होती है, F की वैल्यू भी अलग अलग होती है। तो अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ, देखो F की 3 वैल्यू थी, है ना, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए अपने पास होती है 3, ये होती है 5 और ये होती है 6 F। ये है अपने पास मोनो एटॉमिक एक अणु, ये है डाई एटॉमिक और ये है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में भी लीनियर में यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे अरेखीय होता है तो यहाँ पे आ जाता है, नॉन लीनियर के लिए यहाँ पे आ जाता है। तो अब गामा की वैल्यू 3 हो जाएगी, मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए और ट्राई एटॉमिक के लिए। इसको भी मैं अपन आगे अच्छे से पढ़ेंगे, Cp/Cv को भी। यहाँ पे देखा जाए गामा की वैल्यू होती है 1.67 मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए 1.4 और 1.34 इसके लिए होती है पॉली एटॉमिक के लिए। इसको भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी मेयर के बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा था इसलिए यहाँ पे बता दिया। तो ये अपना थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या है, Q बराबर W प्लस डेल U है। तो इसी के बारे में अपन ने तीनों के बारे में जानकारी भी निकाल ली है, तो W के बारे में भी निकाल लिए, डेल U के बारे में भी निकाल ली और Q के बारे में भी निकाल लिया। इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये अपना फाइनल बनेगा Cp बराबर Cv प्लस R। अब बात आती है, अपन ने 3 फिजिकल क्वांटिटीज तो अलग अलग पढ़ लिए, जब तीनों को जोड़ते हैं तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उनको कनेक्ट करता है। अब तुमसे W की वैल्यू ना देते हुए वो W की वैल्यू पहले निकालेगा, एक ही क्वेश्चन में वो आगे क्वेश्चन बढ़ा भी सकता है। कैसे बढ़ा सकता है कि W की वैल्यू पहले तुम्हें निकालनी पड़ेगी और उस W की वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा तुम्हें इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे क्वेश्चन आ गया कि ये इतना इतना वॉल्यूम है, चेंज हो रहा है, तो उससे तुम क्या निकाल लोगे, W निकाल लोगे। उस W की वैल्यू तुम्हें इस क्वेश्चन में यूज़ करनी पड़ेगी। फिर उसने क्या बोल दिया कि इतनी हीट दी गई और इतना काम किया गया, तो इतना कार्य वर्क डन और अपने हीट जो भी दी गई उसका यूज़ करके तुम इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आता है। और क्वेश्चन को आगे बढ़ाएगा तो वो कैसे बढ़ाएगा, इस इंटरनल एनर्जी को फाइनल और इनिशियल में बांट देगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब तुम्हें इनिशियल वाली देके फाइनल वाली पूछ लेगा और ये वैल्यू भी दे रहेगी। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। तो तुम्हें जब भी इन तीनों को कनेक्ट करना है तो तुम्हें हमेशा सिर्फ एक ही यूनिट का यूज़ करना पड़ेगा, या तो तुम जूल का यूज़ करो या कैलोरी का यूज़ करो। अपन ने वर्क डन जूल में निकाले थे, इसलिए इनकी वैल्यू भी जूल में ही यूज़ करोगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो इन तीनों की एक ही सेम यूनिट यूज़ करना है ना। सेम यूनिट कौन सी यूज़ करोगे तुम पे डिपेंड करता है, या तो कैलोरी या फिर जूल। 1 कैलोरी बराबर वापस 4.2 जूल होता है, इसका यूज़ तुम कर सकते हो। ये सारी वैल्यू अपन अभी आगे और पढ़ेंगे, गामा, Cp, Cv ये भी पढ़ेंगे। ये मेयर का एक समीकरण हो गया। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करते हैं अपन तीनों को ज्वाइंट करने के लिए। ये अपना फर्स्ट लॉ भी हो गया, जीरो लॉ भी हो गया। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं प्रोसेस के बारे में। अपने को देखो 4 प्रोसेस पढ़नी है। एक है अपने पास सबसे पहले सम आयतनिक, सम दाबीय, सम तापीय और सबसे लास्ट में आता है अपने पास क्या, रुद्धोष्म। तो इन सिस्टम को भी एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले इनके अंदर क्या नियम यूज़ होता है, कौन सा लॉ यूज़ होता है। अपने पास वॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसे का नियम, ये नियम यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद इसका बेसिक सा थोड़ा सा देखेंगे। फर्स्ट में बेसिक और लॉ जो भी आ रहा है वो देखेंगे। सेकंड नंबर पे इसके अंदर वर्क डन कितना होता है वो देखेंगे। थर्ड नंबर पे इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके देखना पड़ता है। जितने भी प्रोसेस हैं उनमें ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ होता है। अपन ने पहले ही देखे कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ तो यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनको ज्वाइंट करता है, इसलिए इसका यूज़ अपन करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक, फिर उसके अंदर वर्क डन कितना हो रहा है उस प्रोसेस में, और थर्ड नंबर पे उसके अंदर
ये लॉ अपने को यूज़ करना है। और फोर्थ सबसे लास्ट नंबर पे अपने को यूज़ करना है इंडिकेटर ग्राफ, पीवी ग्राफ, कि पीवी ग्राफ को देख के तुम्हें कैसे बता सकते हो कि वो कौन सा प्रोसेस है। 4 प्रोसेस पढ़ने अपने को मेनली, ज़्यादा नहीं।